नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र की एक अनोखी उपलब्धि के बारे में। देखिए, हमारे यहाँ सब कुछ डिजिटल हो रहा है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब डिजिटल है। लेकिन एक चीज़ है जो पूरी तरह ऑफलाइन है, और वो है सच्चाई। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो लिखी जा चुकी है, जिसके अंश मैगजीन में छप चुके हैं, जिस पर पूरे संसद में बवाल मच चुका है, लेकिन तकनीकी रूप से टेक्निकली वो अस्तित्व में नहीं है। आज तक आपने श्रोडिंगर्स कैट के बारे में सुना होगा, पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं श्रोडिंगर्स बुक की, वो किताब जो है भी और नहीं भी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर हम बात करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज़ का महत्व है, भले ही संसद में किसी की आवाज़ का हो या ना हो। तो मामला कुछ यूं है कि हमारे पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे साहब ने अपनी आत्मकथा लिखी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अभी किताब पेंगुइन पब्लिशर के पास गई। पेंगुइन ने सोचा, वाह क्या बढ़िया किताब है, अप्रैल 2026 में से रिलीज करते हैं। लेकिन रुकिए, प्लॉट ट्विस्ट आ गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, एक सेकेंड, पहले हम इसे रिव्यू करेंगे। और अब 15 महीने हो गए हैं। 15 महीने भाई, इतने समय में तो कोई बच्चा पैदा हो जाता है, चलना सीख जाता है और थोड़ा बोलने भी लगता है। लेकिन इस किताब का क्लियरेंस 15 महीने में भी नहीं आया। मुझे लगता है रक्षा मंत्रालय में एक स्पेशल कमेटी बैठी है, जो हर पेज को माइक्रोस्कोप से पढ़ रही है। या फिर वो ये सोच रहे हैं कि इस लाइन से क्या चीन नाराज हो जाएगा, और इस लाइन से क्या अमेरिका कुछ बोल देगा, और इस लाइन से क्या हमारी ही नींद उड़ जाएगी। अब मजा तब आया जब ये मामला संसद में पहुंचा। राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी देश के आधिकारिक विपक्ष के नेता, वो एक मैगजीन द कारवा का आर्टिकल ले आए, जिसमें इस किताब के कुछ अंश छपे थे। उन्होंने कहा, देखिए ये रहा सबूत, 100% ऑथेंटिक। उधर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ऐसे उछले जैसे कि किसी ने उनकी पुरानी डायरी सबके सामने खोल दी। सरकार का तर्क बड़ा सीधा है, ये किताब अनऑथेंटिकेटेड है, छपी नहीं है, इसीलिए इसे कोट नहीं किया जा सकता। तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी आदमी की डायरी मैंने चुरा ली, उसमें लिखा है मैंने कल चोरी की, लेकिन वो डायरी पब्लिश नहीं हुई, तो उस आदमी ने जो अपनी चोरी के बारे में लिखा है वो झूठ है। वाह क्या लॉजिक है, मजा आ गया। कभी कभी तो कसम से नेताओं का लॉजिक सुनकर के मजा ही आ जाता है। और सबसे मजेदार बात, रूल 349 स्पीकर साहब ने कहा, संसद में आप अनऑथेंटिकेटेड किताबें या अखबार नहीं पढ़ सकते। इस पर विपक्ष का तर्क है कि सर, ये द कार्मा मैगजीन है, एक प्रतिष्ठित पत्रिका, और इसमें रक्षा पत्रकार सुशांत सिंह ने लिखा है, जिन्हें इस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त है। सरकार का जवाब इस पर बड़ा सीधा है, नहीं चलेगा, जब तक हम साइन नहीं करते ये सब कल्पना है। मतलब अगर सच्चाई सरकार के मन की बात नहीं है तो उसे अनऑथेंटिकेटेड बोल दो, माइक म्यूट कर दो और केस क्लोज। अब यहाँ एक बहुत गंभीर बात, राहुल गांधी कोई आम सांसद नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनकी एक संवैधानिक भूमिका है, उन्हें संसद में बोलने का पूरा अधिकार था। लेकिन क्या हुआ, उनका माइक काट दिया गया और उन्हें बोलने से रोक दिया गया। सोचिए, अगर देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को संसद में बोलने से रोका जा सकता है, तो एक आम आदमी की क्या ही हालत होगी। अगर एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आवाज़ दबाई जा सकती है, तो हम और आप, हम जैसे लोगों की आवाज़ का क्या होगा। ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का मुद्दा है। जब सवाल पूछना ही गुनाह बन जाए तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। अब आते हैं असली मसाले पर। आखिर इस अदृश्य किताब में क्या लिखा है जो सरकार को इतनी तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। 31 अगस्त 2020 की रात, लद्दाख की कैलाश रेंज पर 4 चीनी टैंक हमारी पोजीशन की तरफ बढ़ रहे थे, और वे रुके सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर। अब 500 मीटर कितना होता है? ये वो दूरी है जहां से आप किसी इंसान का चेहरा साफ साफ देख सकते हैं। ये वो दूरी है जहां एक गोली कुछ सेकंड में अपना काम कर सकती है। ये युद्ध और शांति के बीच की बस एक ट्रिगर की दूरी थी। तो स्थिति बेहद गंभीर थी। जनरल नरवणे साहब ने ऊपर से ऑर्डर मांगे। रात के 10:30 बज रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री जी से बात की, और जवाब क्या मिला? ये पूरा का पूरा मसला दरअसल इसी जवाब पे टिका है। जवाब मिला, ये पूरी तरह मिलिट्री डिसीजन है, जो उचित लगे वो करो। अब विपक्ष इसी बात पर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि ये कंप्लीट फ्रीडम था या कंप्लीटली जिम्मेदारी से भागना। सरकार का जवाब है, प्रधानमंत्री ने सेना पर भरोसा दिखाया, वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते। इस पर विपक्ष का काउंटर है, लेकिन जनरल साहब खुद लिख रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मैं सोच रहा था क्या मैं युद्ध शुरू करना चाहता हूँ। ये फैसला एक सैनिक अधिकारी का नहीं, राजनीतिक नेतृत्व का होना चाहिए था। तो दोनों तर्क आपने सुन लिए। एक पक्ष कह रहा है सेना पर भरोसा दिखाया, दूसरा कह रहा है जिम्मेदारी से भागे। इनके बीच में सच क्या है? वो सच ये किताब बताएगी, लेकिन वो किताब फिलहाल छप नहीं सकती, क्योंकि उसमें सच लिखा है, और वो सच शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। वैसे यहाँ आपको एक और बात बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी और उसके नेता आज जिस तरह एक किताब के ना छपने पर बवाल मचा रहे हैं, दरअसल इनके खुद के गिरेबान भी
कुछ ज़्यादा साफ नहीं है। ये लोग खुद भी अपनी सरकार के समय पर ऐसी बहुत सी किताबें और इंटरव्यूज़ को छपने और बाहर आने से रोक चुके हैं। इसका एक उदाहरण है डीडी न्यूज़ के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव द्वारा किया गया नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप उनकी किताब नरेंद्र मोदी अनसेंसर्ड पढ़ सकते हैं। ये बात मैं इतने दावे के साथ इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने वो किताब खुद पढ़ी है और उस किताब को पढ़कर ये बात साफ समझ में आती है कि जब 2014 में अशोक श्रीवास्तव ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया तो उस इंटरव्यू को डीडी नेशनल चैनल पर ऑन एयर होने से रोकने के लिए कांग्रेस की सरकार ने कितने पापड़ बेले। खैर, अब वापस आते हैं। जनरल साहब ने ऐसी स्थिति में जो किया वो जीनियस था। उन्होंने हमारे टैंकों को आगे की ढलान पर ले जाकर उनकी गन बैरल्स सीधे चीनी टैंकों के मुंह की तरफ झुका दी। जनरल साहब ने इसे ब्लफ गेम कहा। मतलब, देखो भाई, हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर तुम 1 इंच भी आगे बढ़े तो हम तैयार हैं। और चीनियों ने क्या किया? उन्होंने अपनी पलकें झपका दी। यानी दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, पर पहले चीनियों ने ब्लिंक किया और पीछे हट गए। वैसे इस बात पर जनरल साहब की तारीफ करना तो बनता है। इसे कहते हैं दिमाग और धैर्य से जंग जीतना, बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी जान गंवाए। लेकिन सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है ये सब काल्पनिक है, दिस इज ऑल फिक्शनल, ये फिक्शन है। अगर ये फिक्शन है तो चेतन भगत को बुला लो, वो भी लिख देंगे 500 मीटर्स अ लव स्टोरी बिटवीन 2 टैंक्स। और दूसरा असहज अनकंफर्टेबल मुद्दा, अग्निवीर स्कीम। जनरल नरवणे साहब ने लिखा है कि जब ये स्कीम 2022 में लॉन्च हुई तो आर्मी के लिए ये शॉकिंग था और नेवी और एयरफोर्स के लिए भी ये आसमान से बिजली गिरने जैसा था। इस पर भी विपक्ष सवाल उठाती है, अगर खुद सेना को नहीं पता था कि ऐसा कोई नियम, ऐसी कोई स्कीम आने वाली है, तो ये किसकी सलाह से बनाई गई थी? और इस पर सरकार का जवाब है, ये आधुनिकीकरण है, ये सुधार है, और वैसे भी किताब अप्रमाणित है तो सवाल ही नहीं उठता कि इसमें लिखी किसी भी बात पर भरोसा किया जाए। वाह, पहले स्कीम लाओ, बिना सेना से पूछे, फिर जब सेना का चीफ लिखे कि हमें पता नहीं था तो कहो कि ये किताब झूठी है। ये कैच 22 है भाई। अगर किताब सच है तो स्कीम गलत है, और अगर स्कीम सही है तो किताब झूठी है। दोनों एक साथ तो सच नहीं हो सकता। अब संसद में क्या हुआ? 8 सांसद सस्पेंड हो गए। सरकार का कहना है उन्होंने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई, उन्होंने कागज फेंके और अव्यवस्था फैलाई। विपक्ष का कहना है हमें बोलने नहीं दिया गया। जब संवैधानिक अधिकार छीन लिया जाता है तो विरोध तो होगा ही। मैं हिंसा या अव्यवस्था का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये है कि जब लोकतांत्रिक तरीके से बोलने का अधिकार ही नहीं मिल रहा तो निराशा तो होगी ही। और एक सांसद को सस्पेंड करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसके पीछे लाखों वोटर्स हैं जिन्होंने उसे चुना है। उसकी आवाज़ को दबाना लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने जैसा है। अच्छा, एक सांसद ने स्पीकर को यार बोल दिया। यार, स्पीकर ने कहा मैं तुम्हारा यार नहीं हूं और ये लोकसभा है, सांसद की गरिमा बनाए रखें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार बोलना सही था। संसद में एक मर्यादा होती है, एक शिष्टाचार होता है। लेकिन भाई, जब असली मुद्दों पर बात नहीं हो रही तो शब्दों की पुलिसिंग से क्या फायदा? इसी तरह की शब्दों की पुलिसिंग का नतीजा है उत्तराखंड के कोट द्वारका मोहम्मद दीपक वाला मामला, जहां एक शब्द बाबा के इस्तेमाल से इतना बड़ा बवाल उठ गया। अब आते हैं प्रेशर पॉइंट्स वाली बात पर। राहुल गांधी ने संसद के बाहर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं। क्यों? उन्होंने 2 कारण बताए। पहला, अडानी केस। राहुल गांधी का दावा है कि अमेरिका में अडानी पर चल रहा केस सिर्फ एक बिजनेसमैन पर केस नहीं, बल्कि ये मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। उनका कहना है कि अडानी बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। सरकार का जवाब है ये बेबुनियाद आरोप है। राहुल गांधी देश की छवि खराब कर रहे हैं, वो एंटी नेशनल बयान दे रहे हैं। अब यहाँ आप दोनों तर्कों को समझिए। एक तरफ विपक्ष कह रहा है पैसे का कनेक्शन है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है ये झूठ और देशद्रोह है। सच क्या है हम नहीं जानते, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार तो होना चाहिए ना। दूसरा, एप्स्टीन फाइल्स का मामला। राहुल गांधी ने कहा कि इन फाइल्स में और माल है जो अभी रिलीज नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री इसी दबाव में। इस पर बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि एप्स्टीन एक दोषी अपराधी था जिसकी विकृत यौन मानसिकता थी। उसके लाखों ईमेल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई डायरेक्ट ईमेल नहीं है। देखिए, ये बेहद संवेदनशील मामला है। एप्स्टीन केस एक अंतर्राष्ट्रीय मामला था जिसमें कई नाम आए थे। अगर किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो आरोप लगाना गलत है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि अभी पूरी फाइल रिलीज नहीं हुई है और वो प्रेशर पॉइंट बन गई है। सरकार का कहना है कि कोई ईमेल नहीं है, इसलिए आरोप बेबुनियाद। इन सब के बीच मेरे मन में जो सवाल आता है वो ये है कि अगर कुछ हुआ ही नहीं तो इतना हंगामा क्यों, और अगर कुछ है तो कोई सफाई क्यों नहीं दे रहा। और राहुल जी ने एक और दावा किया कि 4 महीने से रुकी हुई इंडिया यूएस ट्रेड डील अचानक कल शाम को साइन हो गई। उनका कहना है कि ये डील प्रेशर में साइन की गई थी। सरकार का जवाब है कि ये राष्ट्रहित में साइन की गई है, कि भारत की जीत है, न कि अमेरिका के दबाव में उठाया गया कोई फैसला। अब इसकी टाइमिंग पर गौर कीजिए। 4 महीने से डील अटकी हुई थी, अडानी केस चल रहा था, एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा हो रही थी और अचानक डील साइन हो गई। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या कुछ और? मैं नहीं जानता,
आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बताइए। तो निष्कर्ष क्या है? रक्षा मंत्रालय का क्लियरेंस, जिसमें कि 15 महीने लग चुके हैं और आगे की गिनती जारी है। विदेश मंत्रालय का क्लियरेंस, क्योंकि कहीं कोई दूसरा देश, खास करके चीन, इस बात से नाराज ना हो जाए। और तीसरा, सड़क परिवहन मंत्रालय की क्लियरेंस, क्योंकि किताब में बॉर्डर रोड्स का जिक्र है जो उनके अंडर आती है। हाँ भाई, जनरल साहब ने किताब में लद्दाख की सड़कों का जिक्र किया है, तो सड़क परिवहन मंत्रालय को भी देखना है कि कहीं कोई संवेदनशील हाईवे का नाम तो नहीं आ रहा किताब में। और सबसे बड़ी बात, जब तक किताब ऑफिशियली नहीं छपती तब तक वो फर्जी है, भले ही उसे भारत के आर्मी चीफ ने लिखा हो, पेंगुइन जैसे जाने माने पब्लिशर ने एडिट किया हो और कारवा मैगजीन ने उसका एक अंश अपने किसी लेख में छापा हो। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि लोकतंत्र में सच्चाई की कीमत क्या है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन को संसद में बोलने से रोका जाए, जब एक आर्मी चीफ की किताब 15 महीने तक रिव्यू में पड़ी रहे, जब सवाल पूछना ही गुनाह करने के समान हो जाए, तो समझ जाइए कि कुछ तो गलत है। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये हम सबकी आवाज़ का मामला है। अगर संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो हम आम लोगों की क्या ही बिसात है। अब अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि इस पूरे मुद्दे पर आपके विचार क्या है। क्या आपको लगता है कि किताब पब्लिश होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए? और क्या संसद में लोकतांत्रिक बहस होनी चाहिए? आपकी आवाज़ मायने रखती है और सोशल मीडिया ही वो जगह है जहां आम आदमी अपनी बात रख सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई किताब लिखें तो अपने पब्लिशर से 3 मंत्रालयों का नंबर जरूर ले लीजिएगा। और हाँ, संसद में किसी को यार मत बोलिएगा, माननीय संसद बोलिएगा, भले ही सामने वाला सुन ना रहा हो। मजाक की बात अपनी जगह, पर याद रखिए, सवाल पूछना ही लोकतंत्र का अधिकार है। जिस दिन हम सवाल पूछना बंद कर दें, उस दिन लोकतंत्र खत्म होना शुरू हो जाता है। देखते रहिए, सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की असली ताकत है।